ये मेरे पास सीडीपी का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 सीडीपी जनवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका पेपर 2 का सीडीपी है ये मेरे पास। और इस बार जो है 2 दिन एग्ज़ाम कर दिया, 7 तारीख और 8 तारीख को, है ना। तो चलिए हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे और उसका क्या आंसर होना चाहिए सीटेट के अनुसार, उसको भी हम देखेंगे। 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मिनट रहता है आपके पास। सीडीपी में 30 नंबर रहता है, 30 क्वेश्चन, और एसएसटी में 60, लैंग्वेज 1 में 30 और लैंग्वेज 2 में 30। तो 30 30 60 30 90 और 60 150 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से 100 प्लस लाने का जो है टारगेट बना के रखिए तो अच्छा रहता है। 100 प्लस लाने का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सीडीपी का ये पेपर 2 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसको पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निर्देश पढ़िए। सबसे पहले निर्देश में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 के उत्तर देने के लिए सबसे सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए सही तो चुनना पड़ेगा, और सबसे उपयुक्त का इससे जो ये जो सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि किसी किसी प्रश्न का 2 आंसर भी हो सकता है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो उसको चुनना है आपको। देख रहे हो? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया अपठन वैकल्य, यानी कि डिसलेक्सिया एक क्या है, स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। किस क्षमता को प्रभावित करती है, और ये है क्या डिसलेक्सिया? तो डिसलेक्सिया जो है ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड है, यानी कि जिस बच्चे को सही से मतलब पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। बच्चा असल में होता बहुत तेज़ है, ज़हीन है, बहुत चालाक होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो सही से मतलब नहीं पढ़ पा रहा, सिंबल को सही से पहचान नहीं पा रहा है, उल्टा पहचान रहा है, तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। ये हो गया पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, और एक होता है लिखने से रिलेटेड। बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा ज़हीन है, तेज़ है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन नहीं लिख पाता रहा है, ये उसका जो है स्पेलिंग गलत कर देता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे। जो लिखने में दिक्कत होगी तो उसे कहेंगे डिस्ग्राफिया, और पढ़ने में जो दिक्कत होगी उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और क्या करता है, ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने को की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम मतलब लर्न, ठीक है, बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। वास्तविक जीवन में बहुत सारे मतलब समस्याओं और अनुभव से जो है बिल्कुल आदमी सीखता है, समस्या का समाधान करके आदमी सीखता है कि क्या क्या परेशानी आ रही है, अनुभव होता है, उससे भी आदमी सीखता है। बिल्कुल बहुत सारे रास्ते खुलते हैं अधिगम करने के। अभिकथन सही है। कारण क्या है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। विकास जो है ये क्या है, अनुक्रमिक है, यानी कि एक क्रम में होता है। विकास एक स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सही हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर की प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे किसको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मतलब
हिम्मत देना बोलते हैं ना, इसको प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहित, तो वही है, आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देना। और एक है हतोत्साहित, एक वर्ड आता है हतोत्साहित, यहाँ पर देखिए वर्ड मौजूद है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित क्या होता है? मनोबल मतलब टूट जाना, हिम्मत हार जाना। तो प्रोत्साहित और हतोत्साहित, ये दो वर्ड का ये मीनिंग है। प्रोत्साहित मतलब आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देना, हौसला अफजाई करना, और हतोत्साहित का मतलब हो जाएगा हिम्मत हार जाना, हौसला टूट जाना। ठीक है, तो क्या है इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभिकथन और कारण। एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा मतलब जिसमें हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आकलन में अनुकूलन मतलब सीखने की जो जांच है उसमें बदलाव होना चाहिए, मतलब अनुकूल उसके मुताबिक होनी चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, क्या मतलब उसके अनुसार होना चाहिए। बच्चा जो है बादशाह होता है, सीडीपी में आप ये ट्रिक याद रखिए कि बच्चों को बादशाह बनाना है, उसके अनुसार ही सारा काम होगा। ठीक है, बच्चों में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेथड में, पढ़ाई करने का जो मेथड है, आकलन करने का जो मेथड है, उन सब में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बच्चा यहाँ पर बादशाह है भाई सीडीपी में, इस बात को आप याद करके रखिए। ठीक है, और एक ये हो गया, और दूसरा है कि जहाँ पर एक्टिव मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव मिलेगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसको याद करके रखिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, यानी कि सीखने के अनुसार चेंजिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना। कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। मतभेद, ये जो है ना व्यक्तिगत मतभेद, यानी कि हर बच्चा जो है अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही तरह का हो। बच्चे में क्वालिटीज़ होती है, तो अलग अलग क्वालिटीज़ होती है ना जी, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। तो आकलन में अगर आप अनुकूलन करोगे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सब बच्चा एक ही प्रकार का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। तो आपका जो है आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। अगर यहाँ पर एक ट्रिक ये भी देख लीजिए, अगर आपको पता नहीं कि ए सही है कि नहीं है, लेकिन आर गलत है, आपको ये पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, तो आपका ये कट जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी कट जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी कट जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपको बस एक ही पता चल जाए रीज़न कि आर गलत है, तो आपका आंसर यहाँ जो अपने से निकल जाएगा। चाहे आपको ये पता हो ए सही है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, अगर सिर्फ आपको आर पता चल गया ना, तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षिका ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, परेशान है। क्यों परेशान है भाई? और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है? मतलब वो शिक्षिका क्या करेगी, ठीक है, ऐसे बच्चे के लिए। ऑप्शन देखिए, 4 आप एलिमिनेट मतलब काटना भी सीखिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना है। तो जहाँ पर सख्ती आ जाएगा आपका ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देना है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना है, बार बार कार्य देना, और फिर ये कि रट्टा मारना, तो ये सारा जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन मतलब कार्रवाई करना, सख्त कार्रवाई करना, तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। तो तीनों आपका गलत हो गया, तो बचा आपका एक ही, ऑप्शन नंबर 1। तो 5 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह जो है
मेथड और ट्रिक अपना करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। सीडीपी में क्या है, जहाँ पर सख्ती की बात हो, जहाँ पर डांट की बात हो, जहाँ पर मार की बात हो, जहाँ पर रट्टा मारने की बात हो, जहाँ पर जो है झगड़ा करने की बात हो, जहाँ पर इनएक्टिव वाली बात हो, जहाँ पर जो है ये नंबर पर ध्यान केंद्रित करना हो, तो ये सारा का सारा आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चा किंग होता है, बच्चे के अनुसार चेंजिंग होनी चाहिए, बच्चे को एक्टिव रखनी चाहिए, ये इस तरह का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्या है, नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन और कारण। शिक्षकों को निरंतर अपने समय के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। मतलब शिक्षक यानी कि टीचर को हमेशा अपने अंदर ये रूढ़िवादिता है और पूर्वाग्रह, मतलब रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादी क्या है कि स्टेरियोटाइप, मतलब यार ये काम तो लड़की ही कर सकती है, लड़का थोड़ी कर पाएगा। ये गाड़ी चलाने का काम सिर्फ लड़का का है, लड़की का थोड़ी है। तो ये स्टेरियोटाइप हो गया। ठीक है ना, एक माइंड सेट बैठा लेना कि ये काम उसका है, ये काम वो नहीं कर सकती है। ये कौन तय करता है, ये समाज तय करता है। इस पर भी क्वेश्चन आया था कि जैविक ये कारण होता है या नहीं होता है, तो ये जैविक कारण नहीं होता, ये समाज इसको तय करता है। रूढ़िवादिता जो है माइंड में समाज लाता है। ठीक है, तो ये क्या टीचर को भी अपने अंदर जो है इस तरह की चीज़ें हो तो उस पर चिंतन करनी चाहिए। पूर्वाग्रह क्या किसी के बारे में नेगेटिव राय रखना, नेगेटिव सोचना, ये इतना ख़राब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, उसे पूर्वाग्रह कहेंगे, आप एसएसटी में पढ़े होंगे। तो शिक्षक को हमेशा अपने खुद के अंदर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से देखिए, अभिकथन और कारण में क्योंकि का संबंध होना चाहिए। जब भी आप पढ़िए ना अभिकथन और कारण, बीच में क्योंकि मिला लीजिए। जैसे शिक्षकों को निरंतर हमेशा अपने अपने अंदर जो है रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करनी चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा आपका। ए और आर सही दोनों, और व्याख्या भी सही हो रहा है आपका। ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर व्याख्या करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। कोहलबर्ग, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इनका स्टेज होता है ना, आप पढ़ेंगे कोहलबर्ग का। ये क्या है, नैतिक विकास क्या है, सबसे पहले ये समझिए। नैतिक विकास है अच्छाई और बुराई को सीखना, मतलब क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको परखना, इसको जांचना, इसको पता करना। और ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया और सब कुछ मतलब पता लगा लिया कि चोरी करना गलत है, गाली देना गलत है, ऐसा नहीं ना। वो स्टेज बाय स्टेज होता है, तो उसका भी स्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टेज की बात हो रही है कि किस स्टेज में जो है बच्चा तर्क तर्क लगाता कि यार हम अगर ये गलत है, चोरी करना गलत है, क्योंकि अगर हम चोरी करेंगे तो इस तरह होगा। झूठ बोलना गलत है, अगर हम झूठ बोलेंगे तो ये इस तरह होगा। तर्क जो लगाता है, तो ये किस स्टेज में होता है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये जो है आपका आपका जो है पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। ये जो कोहलबर्ग है, वाइगोस्की है, जीन पियाजे है, इनका क्या क्या स्टेज है उसको याद करिए, और हर एक स्टेज का नाम याद रखिए कि स्टेज का नाम क्या है और किस एज से लेकर के किस एज के अंदर होता है, और इस एज में क्या होता है, क्या क्या चेंजिंग होती है। अगर आप चारों को याद करके रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जैसे कोहलबर्ग का जो है ये क्या है, ये है ये पूर्व कन्वेंशनल एक स्टेज, ये प्री कन्वेंशनल एक इसका स्टेज है ना। इस तरह जो है क्या उसको बोलेंगे, परंपरागत परंपरागत स्टेज एक इस तरह होता है इनका। परंपरागत है, पूर्व परंपरागत है, उसके बाद जो है एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, उच्च परंपरागत, ये 3 स्टेज आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप याद करके रखिए। तो इसमें क्या है कि जो
परंपरागत तरीका है, मतलब परंपरागत स्तर है, स्टेज है 10 से लेकर के 13 साल के बीच में। तो इसमें क्या होता है, बच्चा कोई तर्क लाता है अपने माइंड में, तर्क लाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो गलत होगा, इसलिए कि रीज़न ले आता है अपने माइंड में। ठीक है, तो इसमें होता है पारंपरिक नैतिकता में होता है, परंपरागत या पारंपरिक जो भी कह लो, इसी में होता है, कन्वेंशनल मोरालिटी में होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, इन तीनों का जो सिद्धांत है, मॉरल नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसको आप 3 पेज में, कोहलबर्ग का 1 पेज में, वाइगोस्की का 1 पेज में और जीन पियाजे का 1 पेज में लिख कर के अच्छे से समझिए। ठीक है, उसको समझिए तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? देखिए, छात्र अपने पर्यावरण के साथ साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर की प्रति पुष्टि मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका, अब देखिए यहाँ पर सक्रिय की बात है, एक्टिव की बात है ना, कि बच्चा सक्रिय है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय, तो आपका जो है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सक्रिय की बात हो रही है कि बच्चा एक्टिव है भाई, तो जहाँ पर बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन जो है आप आंख बंद करके टिक मार दीजिए, लेकिन आप पूरा पढ़ करके टिक मारिए। पता चला आधा सेंटेंस में बच्चे की एक्टिव की बात हो रही है और आधे सेंटेंस में कुछ और बात हो रही है, तो पूरा पढ़ लीजिए। और जहाँ पर नेगेटिव चीज़ ना मिले, अगर सक्रिय के साथ कोई नेगेटिव जुमला सेंटेंस ना मिले तो उसको आप आंख बंद करके टिक मार दीजिए, तो आपका जो है 9 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सी हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। केवल देखिए, सीडीपी में जहाँ केवल आए सो काट दीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ एसएसटी में नहीं चलेगा। सीडीपी में ये रूल जो है सीडीपी में आप लागू कीजिएगा, एसएसटी में बिल्कुल लागू मत कीजिएगा। केवल का ऑप्शन, केवल लफ्ज जहाँ पर आए, केवल वर्ड, आप उसको काट दीजिए। ठीक है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। वाइगोस्की क्या कहता है कि जो है ग्रुप के माध्यम से सीखता है। वाइगोस्की जो है, उनका ये सिद्धांत है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है। पहले उनका सिद्धांत समझिए कि वाइगोस्की का क्या सिद्धांत है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो उसका प्रिंसिपल, उनका सिद्धांत ये है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है, बल्कि लोगों के साथ बातचीत और मदद से सीखता है, समाज से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, अकेले नहीं सीखता है। तो यहाँ पर जो है छात्रों को पूरी तरह से, हाँ, आज़ाद रूप से सीखने की अनुमति देना, स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ये नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया। केवल, ये भी कट गया। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने और मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, तो आपका ये 10 नंबर का चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विभेदित निर्देश करना, प्रतिस्पर्धा, लोकचार को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा क्या? प्रतिस्पर्धा जो है ना, कि यार अरे तुम इतना ही पढ़ रहे हो, फला आदमी तो तुमसे इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ गया, तुम पीछे के पीछे रह गए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए कि जो गलत है उसी को मांगा है ना, तो आपका यही से जो है सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा जो है समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। 11 का 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल कक्षा का एक शिक्षक जो है छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर जो है प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक
छात्र के शैक्षणिक संप्रत्यय। तो जो है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों में से बहुत कम उम्मीद रखना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशेष छात्र जो है उससे, स्पेशल स्टूडेंट जो है उससे कम उम्मीद रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका एक ही बचा, 12 का एक ही बचता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या आत्म संपर्तय मतलब बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है। बच्चा जो है अपने बारे में क्या सोचता है, ये जो सोचने की जो प्रक्रिया है, इसके ये जो इस विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। दृढ़ता मतलब गहराई से, ठीक है, डीपली। तो कौन सी चीज़ इसमें से उसको प्रभावित करता है। तो छात्र में ज्यादातर पहल को पुरस्कृत करना, इनाम देना, है ना। तो उसको ये चीज़ प्रभावित करेगा, तभी जो है वो अपने तय और अच्छी राय रखेगा, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसलिए कि तीनों का नीचे का जो 3 है ना, वो सब नेगेटिव थिंकिंग है, तो अपने से कट जाएगा वो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के हैं। हिंदी पे अजीब अजीब वर्ड है, इतना हार्ड वर्ड आता है। तो ले वाइगोस्की जो है, इनका क्या सिद्धांत है। इनका सिद्धांत है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है, बल्कि लोगों के साथ बातचीत करके सीखता है, समाज में सीखता है ना। और ये बच्चा जो है जो बच्चे से ज़्यादा जानता है उससे सीखता है। जो बच्चे मतलब अगर समाज की बात करेंगे कि बच्चा समाज से सीखता है, तो क्या मतलब अपने से छोटे से नहीं, अपने से बड़े से सीखता है। जो उनके बड़े होते हैं उनसे सीखता है, अपने से बड़ों से सीखता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ये क्या यहाँ पर ये जो है, हाँ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। अधिक जानकार अन्य, यानी कि जो अधिक जानकार वाले लोग हैं उनसे सीखता है। इसलिए कि वाइगोस्की जो है समाज की बात करता है, तो यहाँ समाज में क्या, भौतिक वातावरण तो दोनों कट गया। अब समाज में क्या आ गया, समाज में अधिक जानकार अन्य, यानी कि अधिक लोग, अधिक जानकार वाले लोग। तो ये दोनों जो है समाज से रिलेटेड है, 3 और 4। अब इसमें भी एक वर्ड है अंदर से या बस बाहर से। तो बस बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा, है ना। तो ये जो है विदिन वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि बच्चा जो है अपने बड़ों से सीखता है। अपने अंदर के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं, उनसे सीखता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 13 का 3, ठीक है। 13 का 3। तो उसका अगर सिद्धांत पढ़ लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। समाज से सीखता है, समाज से सीखेगा तो फिर भौतिक भौतिक दोनों कट गया। अधिक जानकार लोग से सीखता है, बस बाहर से या अंदर से, तो अंदर से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14। अभिकथन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई निश्चित क्षण नहीं होता, कोई एक टाइम नहीं होता कि जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में पहुंच जाए तो बिल्कुल उसका लक्षण आ जाएगा, है ना। किशोर अवस्था जो है 12 से 18 साल के बीच में होता है। तो ज़रूरी नहीं कि 12 साल हो गया बिल्कुल, अब जैसे 12 साल क्रॉस कर गया, अब उसके अंदर वो गुण आ जाएंगे बाल अवस्था वाले, ये किशोर अवस्था वाले, ऐसा तो है नहीं। बल्कि धीरे धीरे डेवलप होगा ना, धीरे धीरे डेवलप होगा। तो धीरे धीरे डेवलप होता है विकास, वही वही विकास ही तो है जो धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम, स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है। और ये हमेशा के लिए होते रहता है, निरंतर होता है। विकास क्या है, निरंतर होता है, हमेशा होता है। और जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम पे रुक जाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंट है। ग्रोथ क्या रुक जाता है टाइम पे, जैसे शरीर का बढ़ना, है ना। और जो विकास होता है ये निरंतर होते रहता है, हमेशा होते रहता है।
तो जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुँचेगा तो ज़रूरी नहीं कि एक टाइम में मतलब जैसे 12 साल हुआ उसके अंदर जो है किशोर अवस्था वाला सारा तर्क वितर्क सारी चीज़ आ जाएगी, नहीं, बल्कि धीरे-धीरे ये होगा। इसलिए कि विकास जो है क्योंकि विकास जो है हमेशा चलते रहता है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या 15 नंबर में, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? योगात्मक, गतिशील, वास्तुनिष्ठ होता है, मानक संदर्भित होता है। तो यहाँ पर जो है गतिशील होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? गतिशील होता है। नंबर 16, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेष रूप से मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। भिन्नता, हर बच्चा अलग होता है। मैंने पहले बताया कि हर बच्चा अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा बच्चा एक ही टाइप का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि विविधता होती है। भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करनी चाहिए। जहाँ पर नज़रअंदाज की बात हो जा रही है वहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का देखिए, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, मतलब आँख की बीमारी है, और रगड़ना, आँखों की लाली, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित हो? ये दृष्टि संबंधित समस्या है। ठीक है, देखने से रिलेटेड समस्या। 17 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, यह कट गया आपका। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अरे यार वो तो ज़्यादा पढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, प्रतिस्पर्धा वही है ना, ये भी कट गया। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो यहाँ पर जो है आपका 18 का ये जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये हो जाएगा। महारत लक्ष्य यानी कि निपुण लक्ष्य। महारत लक्ष्य क्या अर्थ है? मतलब निपुण लक्ष्य। एक होता है प्रदर्शन लक्ष्य, एक होता है निपुण लक्ष्य। तो प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है? नंबर लाने के लिए, ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, और एक होता है निपुण लक्ष्य, अपने अंदर कुछ माहिर बनने के लिए, अपने अंदर कौशल पैदा करने के लिए पढ़ाई करना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? महारत लक्ष्य या फिर तो निपुण लक्ष्य। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19, जिन पियाजे के अनुसार, उसका सिद्धांत क्या है जिन पियाजे का? उसके अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। इनका सिद्धांत है कि बच्चा जो है खुद से सीखता है, बच्चा अनुभव से सीखता है। जिन पियाजे का कहना है कि बच्चा अनुभव से सीखता है और सीखने का एक क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही यहाँ पर सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये क्या है? बीजगणित और गणना, यानी कि अलजेब्रा से रिलेटेड है ना ये सारी चीज़ें। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर 1। 20 देखिए, अभिकथन क्या? छात्रों के अच्छा प्रदर्शन और करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है। कब? जब उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है। बिल्कुल सही बात है, और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों सही हो जाएगा। अगर लगाव है स्कूल से तभी तो पढ़ेगा, लगाव नहीं रहेगा, सिर्फ भात खाने के लिए आएगा और ये टाइम पास करने के लिए आएगा, तो फिर कैसे पढ़ेगा? भावना जो है, इमोशन जो है, वो लर्निंग में इफेक्ट डालता है। भावनाएं पढ़ाई में अधिगम को प्रभावित करती है। इससे पहले मैंने बताया है।
भावना जो है बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। अगर जुड़ा रहेगा, भावना रहेगा, तो बिल्कुल भूमिका निभाएगा, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है उसके अंदर, है ना? तो दोनों जो है सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक पाठ्य चर्चा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है। कड़ाई, सख्ती की बात हो रही है। ऑप्शन आप यहाँ काट दीजिए, ठीक है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? 21 का 4 आपका सही हो जाएगा। अगर आप बच्चों को आज छोड़ दोगे बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर 2 है, स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, बिल्कुल आज़ाद, बिगड़ जाएगा। अगर आप पूरा एकदम पूरा खुला छोड़ दोगे तो बिगड़ जाएगा, सीखने के बजाय बिगड़ जाएगा वो, है ना? तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रैखिक प्रक्रिया नहीं, आपका ऑप्शन 1 कट गया, ठीक है? ए आपका अगर ए कट गया यहाँ पर, तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, तो ए आप काट दीजिए। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। ये एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होते हैं। डी तीनों सही हो जाएगा, बी सी और डी, है ना? तो 22 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा, बी सी डी। एक कट गया तो ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, बी सी और डी, ठीक है? किशोरावस्था के बारे में, 12 से 18 साल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान, आप लोग जो है पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ट्राई कीजिए आंसर देने का, है ना? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक समान होता ही नहीं है। ये विकास की प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होता है, एक समान नहीं होता है, ठीक है? 24 नंबर में क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी क्या प्रणाली है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम को के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंतिम उत्पाद, सिर्फ लास्ट फाइनल स्कोर पर आप ध्यान दोगे तो कैसे होगा? तो आपका सी कट गया, ठीक है? सी यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, और आपका जो है ए बी और डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ए बी और डी। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्र को प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते पोर्टफोलियो की प्रभावी प्रणाली है, ठीक है? 25, एक मिडिल स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्र को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें।
छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें। रट्टा मारने की बात हो रही है। विद्यार्थियों से बहुविकल्प प्रश्न वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहे। तो यहाँ पर जो है 25 का 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए कि देखो यहाँ मेहनत की, यहाँ एक्टिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेहनत की बात हो रही है कि भाई एक काम दे दो उसे पूरा करने के लिए कहो। ये थोड़ी मतलब सख्ती टाइप का हो गया है ना। तो 4 नंबर कट गया, 3 नंबर कट गया, है ना। रट्टा मारने की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। छोटे छोटे समूह में बांट दो, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना के बांट दो, तो इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो बच्चा जहाँ एक्टिव वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा एक्टिव तो आप एक्टिव, है ना। 26 देखते हैं। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है, मतलब डांसिंग प्रोग्राम में भाग ले रही है, क्यों, किस लिए? क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। कि भाई इतना 1000 रुपया इसमें इनाम रखा है, 50,000 का इनाम है, चलो डांस करके जो है इनाम जीतना है, उनको जो है इनाम की पड़ी है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा? यहाँ पर जो है बाहरी रूप से प्रेरित है, तो 26 का आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाहरी रूप से ये प्रेरित है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? कौन सा क्वेश्चन है जिसमें छात्र विश्लेषण करेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करके आंसर देगा? इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है, क्वेश्चन है जिसमें माइंड का यूज़ हो, वो छात्र ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताए? ये जो है टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? इसका नायक कौन है? उपन्यास का कथानक क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1 आप सही हो, यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 का जो ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए कि इसमें एक्सप्लेन की बात ज़्यादा करने की हो रही है कि ये जो लेखक है, ये जो किताब है, इसमें लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करती है, कैसे करते हैं? तो इसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वही विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका नायक कौन है? तो एक वर्ड में आप जवाब दे दोगे इसका नायक कौन है। कथानक क्या है? ये भी शॉर्ट आंसर में हो जाएगा। उपन्यास का विषय क्या है, किस विषय पर है? ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन उपयोग कैसे करते हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर में, तो यही आपका सही हो जाएगा। 27 का 1। 28 देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था? कि बच्चा जो है अपने आप सीखता है, ठीक है, अनुभव से सीखता है। तो यहाँ पर आपका 28 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है जीन पियाजे के अनुसार, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास। कोहलबर्ग क्या कहता है? वो मतलब बच्चा जो है अच्छे बुरे की तमीज़ कैसे कर पाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगिन गिलिगिन की आलोचना का केंद्रित तर्क है। बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, देखभाल और नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना
कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देना चाहिए। बच्चा अगर कम कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा कम कर पा रहा है तो टीचर ज़्यादा साथ देगा उसका, है ना। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। और जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, कम से कम मदद करेगा, है ना। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्धि को लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बुद्धि को तो नहीं मापा जा सकता, इससे क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो 30 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीखने की बात हो रही है, इंटेलिजेंट की बात हो रही है। थैंक्स अ लॉट। और मेरे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, उसमें जो है सीटेट से रिलेटेड जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं, आप उसको देखिए तो अच्छा रहेगा। एसएसटी, हिंदी, है ना, उसको देखिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।